हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक सर आप सभी बच्चों का एडुलक्स रैंक अप क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर हमें पढ़ना है और साफ साफ नाम से क्लियर हो रहा है कि हमें कार्बन और उससे जुड़े हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। चाहे वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, चाहे वो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, हमें सब के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी करना है। तो जितना भी हमारा इस चैप्टर में पार्ट है उसको सिस्टमेटिकली हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर हमने कार्बन को ही क्यों चुना, कार्बन को ही हमने क्यों यहाँ पर चूज़ किया कि हम उसके कंपाउंड्स को पढ़ें और उसके लिए एक अलग से चैप्टर डेडिकेट कर दिया, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में कुछ बेसिक बात क्या है, कार्बन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कार्बन, तो कार्बन एक क्या है मेरे बच्चों, कार्बन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसे हम नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम नॉन मेटल कहते हैं। क्यों नॉन मेटल कहते हैं ये भी आपको मैं समझाता हूँ, और इसको हम अलग से क्यों यहाँ पढ़ रहे हैं और इनके कंपाउंड्स के बारे में अलग से चैप्टर क्यों दिया गया है उसका भी थोड़ा ब्रीफ आपको एक जो है जस्ट जो है इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ मेरे बच्चों। तो नॉन मेटल क्यों है, तो पहले हम कार्बन के बारे में सबसे एलिमेंट्री बात जान लेते हैं मेरे बच्चों। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। और कार्बन का जो ये एटॉमिक नंबर 6 है, जिसको आप कह रहे हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कह सकते हैं 6 एटॉमिक नंबर है इसका, 6 इसका क्या है एटॉमिक नंबर है। और अगर मैं कहूँ मेरे बच्चों कि ये 6 एटॉमिक नंबर को मैं इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँ इनके सेल्स में, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके पास 2 सेल हैं, के और एल। के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एल सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो 2 और 4 करके हो रहे हैं। और जो इसका एल वाला सेल है मेरे बच्चों वो कैसा है, ये वैलेंस सेल है। ये कैसा सेल है, वैलेंस सेल है, ठीक, वैलेंस सेल। और ये वाला कैसा है, हमारा इनर सेल है, इनर कोर सेल है, जो जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते। वैलेंस सेल आप किसको कहते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज किए जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। तो इनमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बहुत क्लियर है मेरे बच्चों कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे अपना अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा। जब तक इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे होंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये कार्बन स्टेबल है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकाल नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से वो बहुत टाइटली बाउंड हैं, न्यूक्लियस के करीब हैं। उन न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो आप सोचें कि चारों इलेक्ट्रॉन्स को हम दे दें किसी को और आयनिक बॉन्ड बना दें, यानी आयनिक नेचर इसका जो है वो जनरेट कर दें, वो संभव नहीं है, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बात साफ साफ है कि कार्बन का जो कंपाउंड है वो आयनिक नहीं होता। क्यों आयोनिक नहीं होता, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस सेल में और चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड हैं, तो उनको निकाला नहीं जा सकता। और निकाला नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर लगेगी तो इसका मतलब वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो एक बात यहाँ क्या क्लियर हो गई, अच्छा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो उसका नेचर होगा नॉन मेटालिक। कैसा नेचर होगा, नॉन मेटालिक, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी वहाँ नहीं है। तो यानी कि क्या क्या चीज़ें पता चली हमें कि कार्बन क्या है हमारा, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पकड़ होती है किसकी, न्यूक्लियस की। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि इसको निकाला नहीं जा सकता आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इनके, वो अगर आप कहें कि चारों इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसका जो है स्टेबिलिटी गेन करने वाली बात आ जाए तो ये नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि वो चार के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से जो है न्यूक्लियस ने पकड़ के रखे हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे कह सकते हैं, does not involve in ionic bonding। आयनिक बॉन्डिंग नहीं करता है, does not involve in ionic bonding। क्यों आयनिक बॉन्डिंग नहीं करता, वो इसका कारण आपको मैंने बताया, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयनिक मैनर में वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत टाइटली बाउंड हैं, उन पर न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा पकड़ रखे हुए हैं। तो फिर ये करेगा कैसे मेरे बच्चों, जब ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता किसी को और आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसको शेयरिंग करना पड़ेगा, और अगर इसको शेयरिंग करना पड़ेगा मेरे बच्चों तो इसका मतलब ये कैसा बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां लिखते हैं हेंस इट कैन कंप्लीट, थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख लीजिए, सिंपल जानकारियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। हेंस इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, हेंस इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two atom, between carbon and other atom, carbon and other atom, ठीक, via covalent bond। Hence it can complete its octet by sharing of electrons between carbon and other atom called covalent bond। क्या कहेंगे इसको हम, covalent bond, called covalent bond। और अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना मेरे बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का होता है उतना इसका नहीं होगा। मतलब नॉर्मली जो कार्बन के आप कंपाउंड्स बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वो बनेंगे, और अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बन रहे हैं तो नॉर्मली मतलब एक जनरल कंडीशन में जो है जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो कोवेलेंट होंगे, और सिंपल जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब जाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस सेल में हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन और किसी दूसरे एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो कितनी शेयरिंग की ज़रूरत है कार्बन को वो देख लीजिए। इससे पता चलता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, और उसके बाद फिर जो है हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इनके कंपाउंड्स पे फिर हम आगे बढ़ेंगे, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ को समझते हुए। तो की पॉइंट्स यहाँ क्या मिला, 6 टॉपिक नंबर है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-4 है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे नहीं सकता, ये उस पर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नॉन मेटालिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी नहीं रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं नेचर में। ठीक, अब हम देखते हैं मेरे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो मैंने एक बात बताई अभी आपको कि कार्बन का ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करना चाहता है किसी के साथ, तो ये कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। जाहिर सी बात है कि 4 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 4 इसको और चाहिए, इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी किसी के साथ, तभी ये क्या कर सकता है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है, मतलब ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब कि कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो टेट्रावैलेंट होगी, जो कि जब तक ये टेट्रावैलेंट नहीं होगा तब तक इसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा होगा, जब तक इसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा होगा तब तक ये स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि कार्बन चाहे कैसा भी कंपाउंड बनाए, कार्बन चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी फॉर्म का कंपाउंड जनरेट करे, हमेशा उसका जो कार्बन का नेचर होता है वहां पर वो टेट्रावैलेंट होता है। तो एक बात हमें और पता चली, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और उसको थोड़ा बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, विद एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो
देखिए इसमें मैंने क्या बताया मेरे बच्चों कि कार्बन का क्या है हमारे पास, कार्बन का क्या है वैलेंस शेल 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, जिससे कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या कर सकता है ये, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हो सकता है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग किसी एटम के साथ जो है वो शेयर करके इलेक्ट्रॉन को 8 पूरा करने के लिए भेज दे। जैसे देखिए कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एटम है ए, सपोज करिए मेरे पास कार्बन के साथ कोई भी एटम है, सपोज कीजिए हाइड्रोजन एटम है, सपोज कीजिए क्या है, कोई भी एटम हो सकता है, मैं भी इसके बारे में आता हूं। अब हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ से शेयरिंग कर ले, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूसरे हाइड्रोजन से ले ले, यहाँ शेयरिंग कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से ले ले, यहाँ शेयरिंग कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से ले ले और यहाँ शेयरिंग कर ले। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, और उनसे अलग अलग कार्बन ने शेयरिंग करके क्या करा है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया है। अब अगर इसको मैं बॉन्ड के फॉर्म में दिखाऊं मेरे बच्चों, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, और कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन हो गए जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन ने क्या किया है, सभी हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। तो यहां से समझ में क्या आ रहा है, यहां से समझ में आ रहा है कि कार्बन का नेचर मैक्सिमम क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, क्योंकि कार्बन को अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिसको इस तरह से इसने क्या किया है, यहां पूरा किया है। और देखिए हम और कार्बन के कंपाउंड लेके आपको दिखाते हैं। कार्बन लेते हैं और कार्बन के साथ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन के पास हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, तो ये वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस ऑक्सीजन के साथ किया और 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग इस इलेक्ट्रॉन के साथ किया। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है एटम के साथ। तो जाहिर सी बात है, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा किसी एटम के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर जो बन रही है वो कैसे बन रही है, इसकी स्ट्रक्चर बन रही है इस तरह से, सी, इधर भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और इधर भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी देखिए कार्बन का अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन के पास 4 थे, 4 जो है 2 ऑक्सीजन से लिए इधर वाले से और 2 ऑक्सीजन लिए इधर वाले से, और पाई बॉन्ड के थ्रू, ये डबल बॉन्ड के थ्रू हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, सी, नाइट्रोजन, और इधर हाइड्रोजन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिए। 1 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए आप, 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो कार्बन के पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने पांचों दिखा दिए मेरे बच्चों वैलेंस सेल में। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये देखिए 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इस तरह से। अगर मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा आपको सही से, इसको अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो थोड़ा सा देखिए एक बार, इसको अच्छे से देखिए साफ साफ। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ये नाइट्रोजन, तो देखिए ये रहा, ये शेयरिंग हो गई। और नाइट्रोजन का जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो नाइट्रोजन के पास टोटली 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या स्ट्रक्चर बन गई देखिए इसकी, कार्बन था, कार्बन के साथ नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बन गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और 1 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा कार्बन का नेचर देखिए यहाँ भी टेट्रावैलेंट है। कैसे, कार्बन 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 हो गया, टेट्रावैलेंट। यहाँ देखिए कार्बन के पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब कार्बन का नेचर तो कैसा ही है, कार्बन का नेचर टेट्रावैलेंट ही है। मतलब मैक्सिमम कार्बन के साथ आप 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड बनते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि वो सारे सिंगल बॉन्ड के साथ भी बना सकता है, डबल बॉन्ड के साथ भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी बना सकता है। और कार्बन जो है वो अलग अलग अपने कंपाउंड्स में
अपने जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट बनाता है, पहली बात, शेयरिंग के थ्रू बनाता है, पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में या डबल बॉन्ड के फॉर्म में या फिर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में जो है वो एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है या बनाता है। ठीक, तो यहां से बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता चल गई। कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन का नेचर नॉन मेटेलिक है, कार्बन का नेचर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में है, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका नेचर नॉन मेटेलिक होता है और सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो हो गई जस्ट एक सिंपल बात जो मैंने आपको कार्बन के साथ बताई कि व्हाट इज कार्बन। मैंने आपको बताया यहाँ पर व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या होता है और कार्बन का नेचर नॉन मेटेलिक क्यों होता है, कार्बन को यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ से थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। कार्बन आप थोड़ा सा देखिए क्या है मेरे बच्चों। कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा कार्बन का एक जस्ट हिस्ट्री देख लीजिए, ये कार्बन का इतिहास देख लीजिए, जिसको मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, जस्ट आपसे ओरली डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जब भी कभी कार्बन का बात होता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि कार्बन जो है वो कहाँ होता है। तो सबसे पहले हमें जो दिखता है वो बच्चों कहाँ दिखता है, कार्बन कोयला, कोयला देखते हैं ना हम, काला काला होता है कोयला, उस कोल में हम सबसे पहले कार्बन को सोचते हैं दिमाग में। फिर थोड़ा सा और दिमाग में अपना जो है वो लगाते हैं सोच, तो हमें लगता है कि और कहाँ का पाया सकता है कार्बन। तो कार्बन जो है वो हमें लगता है वो कार्बन तो डायमंड में भी पाया जाता है, कार्बन तो ग्रेफाइट में भी पाया जाता है। तो ऐसे और भी कंपाउंड्स हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक, साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में जो बात आती है वो आती है कि कार्बन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। हम अगर जिंदा दिल या जिंदा इंसान हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारी जो ये बॉडी बनी है वो कार्बन के ही कंपाउंड से बनी है। तो ये जो एक कंसेप्ट है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी के फॉर्म में। देखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी जो होती है, वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब होता है कि सबसे पहले बर्जीलियस ने जो ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी, इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्म जो कार्बन का होता है उसका मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम, यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स को हम केवल वहीं बना सकते हैं, वहीं पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनको, या कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन के साथ और भी कोई हेटेरो एटम हो सकता है, कार्बन के साथ कोई और भी अदर एटम हो सकता है, तो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे, उनको उन्होंने बोला कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता लैब में, उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया सकता। लेकिन बाद में आपको भी पता है वोलर ने सबसे पहले, क्या है आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किसने बनाया लैब में, तो वोलर ने क्या किया मेरे बच्चों, अमोनियम साइनेट हीट करके, क्या किया, वोलर ने अमोनियम साइनेट हीट करके लैब में यूरिया बना दिया। ये है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट हीट करके मेरे बच्चों क्या किया उन्होंने, लैब में यूरिया बना दिया। और जब उन्होंने यूरिया बना के दिखाया NH2CO NH2, तो ये बात साबित हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है, लैब में भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। और बाद में मीथेन की डिस्कवरी हुई, मीथेन को बनाया गया लैब में CH4, और उसके बाद जो है वो मिथेनॉल को भी बनाया गया लैब में, और इसके बाद ये प्रूव हो गया कि जो है फॉर्मिक एसिड बनाया गया लैब में, और ये बात प्रूव हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो लैब में भी बना सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लेते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लेते हैं। कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। केवल अंतर इतना होता है कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन या अदर एटम्स हों और वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, ज़्यादातर मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए और उसको लैब में भी बनाया जा सके। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाए और साथ साथ लैब में भी उसको बनाया जा सके, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पा करके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, जैसे कि मिनरल्स में पाया जाए या जो है रॉक्स में पाया जाए, ठीक,
तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं मैं। ये जस्ट मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई। तो यहां पर आपको दिमाग में क्या रखना है थोड़ा समझिए। बड़ी छोटी सी बात कि जिन कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उस कार्बन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन उन कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है। तो कार्बन दो फॉर्म में पाया जा सकता है। एक पाया जा सकता है मेरे बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। किस में पाया जा सकता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऐसे आप दिमाग में रखिए इसको, ठीक, बिल्कुल पिन पॉइंट पे। दूसरा पाया जा सकता है मेरे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जा रहा है कार्बन, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसको आप जनरल डिस्क्राइब करेंगे कि अगर कार्बन का कोई भी कंपाउंड रॉक साल्ट में या मिनरल के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कार्बन कंपाउंड्स exist in atmosphere in नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कह सकते हैं, इन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का मतलब होगा जैसे अर्थ क्रस्ट, सच एज एटमॉस्फेयर के फॉर्म में, सच एज एटमॉस्फेयर, मिनरल्स, रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट समझते ही है, मतलब जमीन, अर्थ क्रस्ट। तो कार्बन के कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करें, हाँ, एग्जिस्ट इन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जैसे एटमॉस्फेयर में, मिनरल्स में, रॉक्स में, अर्थ क्रस्ट में, दोज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट कार्बन देखिए कार्बन कंपाउंड्स लिख दिया, इसका मतलब कार्बन के साथ कोई ना कोई जुड़ा होगा। और किस तरह से जुड़ा होगा मेरे भाई, मेरे बच्चों? वो जुड़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में। क्योंकि अगर कार्बन का कोई भी कंपाउंड है तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा कराने के लिए वो उसके साथ जुड़ा होगा। और कार्बन का ऑक्टेट क्यों पूरा कराना है? क्योंकि कार्बन को स्टेबलाइज करना है। और किस फॉर्म में वो जुड़ा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ा होगा। तो कार्बन कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट as किस तरह से एग्जिस्ट करे? विच एग्जिस्ट एज लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, या फिर उसको लैब में भी बनाया जा सके, और कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, और कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आप जानते हैं, चाहे प्लांट्स हो गया, चाहे एनिमल्स हो गए, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, लिविंग हम जो इंसान हो गए, ह्यूमन बींग्स, उनमें भी जो कंपाउंड्स होते हैं कैन फॉर्म और कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, उनको लैब में भी बनाया जा सके, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कार्बन कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन और अदर एटम्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करना। और सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अलग अलग जो है उनको डिस्क्राइब करेंगे, कुछ खास कंपाउंड्स लेकर के उनका फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसके लिए थोड़ा इतिहास मैंने बता दिया आपको कि वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी, बार्जीलियस ने जो दिया था 1789 में, उसके हिसाब से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले कंपाउंड्स को ही केवल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है, हम उनको लैब में भी बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी बना सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनसे भी आइसोलेट कर सकते हैं, उनसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने आपको एक बता दिया डिफरेंस। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके होंगे? कार्बन के होंगे। बाकी कार्बन की सारी बेसिक प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी। कार्बन का जो है वो टेट्रावैलेंसी होता है, कोवैलेंट नेचर होता है, उसका साइज जो है वो छोटा होता है। क्यों साइज छोटा होता है भाई? क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब हैं और इसलिए जो है उसका साइज छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं दे सकता वो, इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अब सबसे पहले जो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कार्बन के कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं और कार्बन के कंपाउंड्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, हमने बता दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करूंगा मैं, और किस फॉर्म में एलाबोरेट करूंगा वो देख लीजिए। कार्बन के, हाइड्रोजन के और उसके साथ जो है अदर एटम्स के। देखिए इसमें आप क्या कहेंगे, पहले एक बात सिंपल आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं एलाबोरेट करता हूं और इसके बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो क्यों बॉन्ड बना रहा है वो आपको मैंने समझा दिया। अब एक बात और है कि जो कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है किसी भी एटम के साथ, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो जो अभी मैंने आपको ऑक्सीजन के साथ दिखाया, किसी भी एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बना रहा है। देखिए सिंस कार्बन इज स्मॉलर इन साइज, कार्बन क्या है मेरे बच्चों? छोटा है साइज में। कार्बन इज स्मॉलर इन साइज, hence it can make stronger single bond, single bond हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, hence it make stronger bond। अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड लिख दिया, बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, और चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों हो सकता है। बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट होगा, और चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, और चाहे वो ट्रिपल हो। ये कोई भी हो सकता है, मतलब डबल हो और चाहे ट्रिपल हो। ठीक, कोवेलेंट होगा, सिंगल फॉर्म में हो, डबल फॉर्म में हो या ट्रिपल फॉर्म में हो। hence it make stronger bond with other atom, with other carbon atom, और अदर विद कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऐसे लिखे, विद अदर कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम। देख लें सही से दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। सो विद अदर कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और अदर एटम। ठीक, देखिए यहां पे क्या लिखा मैंने, सिंस कार्बन इज स्मॉलर इन साइज हेंस इट मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, चाहे वो बॉन्ड सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, विद अदर कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और अदर एटम। अदर एटम का यहाँ मतलब क्या हो गया? यहाँ अदर एटम का मतलब हो गया ऑक्सीजन, यहाँ अदर एटम का मतलब हो गया नाइट्रोजन, अदर एटम का मतलब हो गया सल्फर, अदर एटम का मतलब हो गया क्लोरीन, अदर एटम का मतलब हो गया फ्लोरीन, अदर एटम का मतलब हो गया ब्रोमीन। इन सब एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एटसेट्रा। ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। इनके साथ वो क्या करता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है।
और अगर कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि कार्बन कार्बन जुड़ने की टेंडेंसी है। कार्बन कार्बन जुड़ने की टेंडेंसी है, उसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है और अदर एटम्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हेंस यहां पर एक कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? हेंस ड्यू टू, हेंस ऐसे लिखा, ड्यू टू तो लिख दिया मैंने ऊपर, हेंस CC बॉन्ड CH बॉन्ड एंड कार्बन अदर एटम बॉन्ड, कार्बन अदर एटम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, इज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी, ऐसे लिख लीजिए, मतलब उसकी हाई बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, इज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी, और अगर हाई बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी मेरे बच्चों तो इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने की एक बहुत ज़्यादा टेंडेंसी आ जाएगी। बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ करके कंपाउंड्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन जोड़ करके कंपाउंड बना सकते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड के थ्रू हो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू हो। तो उसको क्या कह सकते हैं? देखिए, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है। कैसे? कि अगर हम कहते हैं कि कार्बन जो है वो छोटा है साइज में, इसका मतलब जो और एटम इसके साथ जुड़ेंगे वो इसके साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे। क्यों स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के करीब होंगे, न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से उनका न्यूक्लियस पकड़ क्या, न्यूक्लियस का उन पर पकड़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उन पर न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब कि कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, और अगर कार्बन कार्बन के जुड़ने के साथ बहुत सारी टेंडेंसी है, इसका मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन can be accommodated, large number of carbon can be accommodated in the organic compounds, means infinite number of carbon can be joined to each other to make a large number of organic compounds। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है, तो आप उसको बोलिए कि कार्बन एटम हो, हाइड्रोजन एटम हो या अदर एटम हो, उसके साथ कार्बन जब जुड़ता है तो जो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसके साथ स्ट्रांग होता है। इस वजह से उस कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से, और इसे हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे जो है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, हमारे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, हमारे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं और अदर एटम्स भी हो सकते हैं। तो इसको सिस्टमेटिकली हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों। हम सिंगल बॉन्ड वाले भी पढ़ेंगे, हम डबल बॉन्ड वाले भी पढ़ेंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड वाले भी पढ़ेंगे, हम जो है वो अदर एटम वाले भी पढ़ेंगे, हम रिंग वाले भी पढ़ेंगे। ठीक, तो सारे कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं और उनका हम देखने जा रहे हैं कि नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैंने एक बेसिक चीज़ आपको बता दी पूरा। ठीक, कार्बन के बारे में सारा बता दिया, उनके बॉन्ड के बारे में बता दिया, थोड़ा कैटिनेशन के बारे में बता दिया। कैटिनेशन समझ में आ गया होगा आपको। कैटिनेशन का मतलब कि कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने का टेंडेंसी या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जुड़ने का टेंडेंसी। ठीक, ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि कार्बन छोटा होता है। छोटा होने की वजह से जो उसका जो बॉन्ड बनना है दूसरे कार्बन के साथ वो छोटा होगा। छोटा होगा इसका मतलब न्यूक्लियस से करीब होगा। न्यूक्लियस से करीब होने का मतलब क्या होगा? स्टेबल होगा।